हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरिया के अंदर हम ये सब प्रोसेस देख रहे थे। फिलहाल यूकेरियोट में अभी स्टार्ट नहीं किया था। बैक्टीरिया में भी एक पैरा रह गया था और फिगर रह गया था। ठीक, तो जो है बैक्टीरिया में हमने पूरा प्रोसेस समझा दिया था। फिगर देख लेते हैं। फिगर में कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो, पहला इसमें स्टेप हुआ इनिशिएशन, सेकंड स्टेप एलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। सिंपल सी बात है। इनिशिएशन को सिग्मा फैक्टर करता है, साफ साफ देखो बोला है। आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज नहीं करता है। ठीक है, हाँ वो चीज़ अलग है, ट्रांजिटली क्षणिक रूप से इससे आके जुड़ता है और फिर सिग्मा फैक्टर करने लगता है, लेकिन कैटालाइज नहीं करता है इसको। ठीक, इलोंगेशन को खुद ही आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली खुद करता है, मतलब कैटालाइज करता है। टर्मिनेशन को रो फैक्टर करता है। ठीक, इनिशिएशन में देख लेते हैं। इनिशिएशन में क्या हुआ है, देखो प्रमोटर मतलब जो पापा जी मैं जिसको बोलता हूँ, आरएनए पॉलीमरेज मतलब पैसा। तो इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली कुछ देर के लिए आकर के देखो सिग्मा फैक्टर से जुड़ा। देखो ये अंदर सिग्मा फैक्टर है और ये जो है बाहर की तरफ ये जो है ऑरेंज कलर का ये आरएनए पॉलीमरेज है। इससे आकर थोड़ी देर के लिए जुड़ा और सिग्मा फैक्टर ने ये स्टार्ट कर दिया इनिशिएशन। ठीक ठीक अब देखो, अब बहुत ज़्यादा अजीब बात यह है कि लगता है कि यहाँ टर्मिनेटर लिखा हुआ, तो ध्यान से टर्मिनेटर रो दिखने वाले फिगर में नहीं है, ये याद रखना। टर्मिनेटर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी फिगर में लिखा है तो वैसा ही माने। ठीक है, अब देखो यहाँ ये सिग्मा फैक्टर है। अब देखो सिग्मा फैक्टर इसमें यहाँ बीच में आ गया है, तो थोड़ा इससे लग रहा है अगर फिगर को अगर पहचानना हो कि ये एलोंगेशन का फिगर है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा वाला टर्मिनेशन है। देखो इसमें रो फैक्टर दिखाया गया है, तो खुद ही समझ जाओगे कि टर्मिनेशन साफ साफ। और ये आरएनए दिखाया गया है, ये आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो रो फैक्टर से भी आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली आकर जुड़ता है ना थोड़ी देर के लिए, तो रो फैक्टर जो है टर्मिनेशन करा देता है। तो ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिगर पहचान लोगे ना। टर्मिनेशन वाले को तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना टर्मिनेशन वाले में टर्मिनेटर नहीं लिखा है। टर्मिनेशन वाले में रो फैक्टर है, केवल रो फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर दो जगह दिखाया गया, लेकिन देखो सिग्मा फैक्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया गया तो वो इनिशिएशन है, यहाँ बीच में दिखाया गया वो इलोंगेशन है, और टर्मिनेटर जहाँ लिखा है वो भी इलोंगेशन है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, देखो ध्यान से, आरएनए ही तो बन रहा है, तो यहीं तो दिखाया। अब सिंपल सी बात है, टर्मिनेशन मतलब आरएनए पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। देखो ये टर्मिनेशन हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ से रो फैक्टर केवल एंड में ही दिखाया गया, साफ साफ ये टर्मिनेशन ऐसे भी पहचान लेना। रो वगैरह का ड्रामा, रो प्रो के लिए मतलब प्रोकैरियोट के लिए, यूकेरियोट में तो राहु मस्त का फंडा चलता है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ समझे। कहने का मतलब ये रो वगैरह है, रो है, सिग्मा फैक्टर, ये सब प्रोकैरियोट के केस में है। बाकी यूकेरियोट के केस में राहु मस्त का फंडा वो अभी मैं बता दूंगा, वो ट्रिक है। निमोनिक से राहु मस्त क्या, राहु मस्त मतलब RMT, RNA मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA, उनके ट्रिक बनाइए, इसलिए उनको राहु मस्त करके बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा जब ये बात आएगी तो ये भी अभी ध्यान कर लें, याद कर लें क्या कि राहु मस्त जो होता है एंड मतलब राहु मस्त रहो और टेंशन का वेट कम करते जाइए। ठीक है, टेंशन का वेट कम करते जाइए। इसका मतलब क्या है, ये राहु मस्त जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब RNA का सबसे ज़्यादा, मैसेंजर RNA का सबसे, उससे कम ट्रांसफर RNA का, उससे कम क्या मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर है RNA का सबसे ज़्यादा, उससे कम मैसेंजर RNA, उससे कम ट्रांसफर RNA। यहाँ से आर्टिस्ट बाहर की थोड़ी चीज़ें। जबकि अबंडेंस और स्टेबिलिटी का ऑर्डर दोनों का पूछा जाए तो RTM है। जैसे होता है ETM, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ETM को फुल फॉर्म होती है ना, तो हमें वहाँ फुल फॉर्म से मतलब नहीं, बहरहाल ETM को RTM बोलो। ETM ऐसा लगता है अबंडेंस मतलब पैसा पैसा खूब है उसमें, तो RTM क्या इसका ऑर्डर है, अबंडेंस का ऑर्डर है।
और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही है। पैसा होता है तो स्टेबिलिटी होती है। तो ATM RTM कुछ कुछ मिलते हुए शब्द लगाना है। तो RTM डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ किसका, स्टेबिलिटी का और अबंडेंस का। RRN का सबसे ज़्यादा, उससे कम ट्रांसफर RN, फिर मैसेंजर RN। ठीक, अब ये जो RNA के बारे में ध्यान से, RNA तो है बन रहा है, सो यहीं तो दिखाया जाएगा। बस ये है कि इलोंगेशन की प्रोसेस तक ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया है, लेकिन होगा तो वहाँ भी ना। देखो RNA देखो यहाँ भी है, लेकिन देखो यहाँ पर पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाया। बड़ा क्या ऐसे कह सकते हैं, पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है ना। तो देखो बिल्कुल अलग नहीं हो पाया, जबकि जहाँ देखो जुड़ा हुआ लग रहा है, यहाँ पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से बन कर तैयार नहीं हो पाया। ठीक है, ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया है, अलग नहीं हो पाया, ये कहना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, इसको यहाँ कट ही कर दो, उससे कोई मतलब। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखें डायरेक्ट क्या कि RNA दोनों जगह दिखाया गया है, लेकिन जो है टर्मिनेशन प्रोसेस में पूरी तरीके से बन गया है। यहाँ से RNA तो बन रहा है, यहीं तो दिखाया जाएगा अलग हो गया पूरी तरह से, ये कहना ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि RNA तो इसमें भी है, RNA इसमें तो मैंने लिख दिया अलग हो गया पूरी तरह से। ठीक है, अब देखो लो, पैसा के अंदर दूसरा टप्पा। पैसा मतलब भाई RNA पॉलीमरेज को पैसा बोलता हूँ, पॉलीमरेज मतलब पैसा। तो RNA पॉलीमरेज का दूसरा टप्पा जो है वो क्या है, रो है। ऐसे ध्यान रखें, सब पैसे की नाप पर ही तो चल रहे हैं आजकल, पैसे की नाप पर चल रहे हैं आजकल, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये है कि ये अगर ध्यान ना रहे, इसमें अगर नेम मतलब वो करनी हो, इंडिकेशन अगर करने को आ जाए कि ऐसा करके दे दिया जाए, ए है, AB है, और इसमें रो नहीं लिखा जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि अंदर वाला ये वाला रो था या फिर ये पूरा रो है और ये RNA पॉलीमरेज है। तो वो मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म देखे, वो पैसा है, मतलब पैसे की नाप है, नाप पर ही तो हर चीज़ चल रही। पैसा मैं किसको बोलता हूँ, RNA पॉलीमरेज को। ठीक, ये रो फैक्टर है। ठीक, ऐसे यहाँ पर पैसा है, बड़ा वाला है, सिग्मा फैक्टर इसके अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल पूरा इतना फिगर देगा, और ये किनारे में दिखाया जा रहा होगा बिल्कुल, तब आप समझ जाना कि टर्मिनेशन का इसका मतलब ये है कि अंदर जो है यहाँ रो फैक्टर है, ना कि सिग्मा, ऐसा करके ये समझ जाना। ठीक, तो आपको फिगर समझा दिया अच्छे से ही सब। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं बचा। ठीक है, इधर उधर के पॉइंट भी सब बता दिए। हाँ, ये ध्यान रखना, ये प्रमोटर एक प्रकार का रिजाइन ही तो है, सीक्वेंस ही तो एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, DNA का पार्ट मतलब DNA का एक भाग ही तो, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस है ना जीन का, वही लिखा है ये टाइप रिजाइन। ओके, तो यहाँ आपने फिगर देख लिया अच्छे से। अब लास्ट पैरा बचा था प्रोकैरियोट्स में, जो हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे उसमें, इसके बारे में क्या बोला गया है। तो देखो इसमें बोला गया है कि इन बैक्टीरिया सिंस द मैसेंजर RNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। अब चूंकि यहाँ पर इंट्रॉन तो होते नहीं है, तो इंट्रॉन को हटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से हमारे काम वाले ही टुकड़े लगे हुए रहते हैं लगातार, तो इंट्रॉन को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंट्रॉन होते नहीं, मतलब प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन बैक्टीरिया सिंस द मैसेंजर RNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, मतलब वहाँ इंट्रॉन होते नहीं तो ऑलरेडी एक्टिव ही होता है।
ये बन के तैयार होता है। एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस। और दूसरी बात ये है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। तो यहाँ तो जैसे यूकैरियोट के केस में, हमारे केस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, फिर ट्रांसलेशन प्रोटीन बनती है न्यूक्लियस के बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म। तो अलग अलग कंपार्टमेंट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या सब काम एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। तो कह रहे हैं देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना भाई, सेपरेशन कैसे होगा। वही लिखा है, देखो अंडरस्टूड होना चाहिए ये कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि न्यूक्लियोड की बात चल रही है। हाँ ये बात है, यहाँ न्यूक्लियस का मतलब ये वेल डिफाइंड कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोड की बात चल रही है। ठीक है, जो बताया था एक पर्टिकुलर रीजन में से पड़ा रहता है, मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे बाल्टी भरी हुई है पानी की, उसमें हम घी की बूंद डाल दें तो वो एक जगह रुकी रहती है। उस तरीके से न्यूक्लियोड पड़ा रहता है, न्यूक्लियोड मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पड़ा रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया के साइटोसोल में। ठीक, मैनी टाइम द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द मैसेंजर आरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, देखो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, और एक बार नहीं कई बार या कई केसेस में ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन, जैसे रियल में होना क्या चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरीके से हो जाए, मतलब डीएनए पूरी तरीके से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाए, तब एमआरएनए से, तब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में कई बार ऐसा होता है कि मैसेंजर आरएनए पूरी तरीके से बना नहीं है, थोड़ा भी रह गया पूरी तरीके से बनने के लिए, थोड़ा मैसेंजर आरएनए पूरी तरीके से बना नहीं है, थोड़ा रह गया, मतलब जितना बना उसी से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई। नहीं समझे, वो कहना चाह कि मैनी टाइम द ट्रांसलेशन कैन बिगिन स्टार्ट हो जाता मच बिफोर, बहुत ही ज़्यादा पहले। ये मैसेंजर आरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब, मैसेंजर आरएनए पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता, उससे बहुत पहले का मतलब ये है कि जैसे ही मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा बना, उससे आगे की प्रोसेस भी चलनी स्टार्ट हो गई, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई, उसी से जितना बनता जा रहा है उसी से प्रोटीन बनते चले जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना। कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होता है कि द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक साथ ही चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा एकदम मैसेंजर आरएनए बना और तुरंत एकदम उससे जितना बना मैसेंजर उससे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि इधर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, उधर भाई ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया। तो कह सकते हैं बैक्टीरिया में कह सकते हैं कि कैन बी कपल्ड, कपल्ड भी हो सकती है, कपल्ड मतलब एक साथ चल रही है एकदम। ठीक, अब देखो ये पॉइंट देख लो। वैसे तो आरएनए पॉलीमरेज में केवल एलोंगेशन करने की एबिलिटी होती है, बट सिग्मा फैक्टर या रो फैक्टर से जुड़ जाने पर ये स्पेसिफिकली, मैंने शायद कल बता भी दिया था, ये स्पेसिफिकली चेंज एंड क्रमशः इनिशिएशन और टर्मिनेशन करा देता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंप्लिसिटी तो एलोंगेशन का है ना, सिंप्लिसिटी स्पेशलिस्ट तो एलोंगेशन का है ना, ये डॉक्टर मतलब एलोंगेशन का कैटालिस्ट की तरह एलोंगेशन में ही काम करता है केवल। ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है, मैंने लिखा है स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है एंड क्रमशः इनिशिएशन टर्मिनेशन करवा देता है। ठीक है, लिखा है एनसीईआरटी में, कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में अच्छे से। ठीक, अच्छा पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ ये बोलना चाह रही है एनसीईआरटी कि भाई यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में दो एक्स्ट्रा अतिरिक्त कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, इन यूकैरियोट देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सब बोल रहे हैं एनसीईआरटी। पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो ये है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज की, जैसे वहाँ एक ही आरएनए पॉलीमरेज बना दे रहा था तीनों प्रकार के मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए को, तीनों को एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज बना दे रहा है, जबकि यहाँ देयर आर एटलीस्ट कम से कम 3 नहीं, कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज बनाने होते हैं इन द न्यूक्लियस में, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। समझे, मतलब ऑर्गेनेल के अंदर तो आरएनए पॉलीमरेज होते ही होते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज अलग से ज़रूरी हैं।
समझ रहे हो, ऑर्गेनेल के अंदर तो होंगे अंदर अलग अलग, जैसे अलग अलग का मतलब जैसे जेडे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के पॉलीमरेज के अलावा की बात चल रही है, ठीक है। ऑर्गेनेल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में नहीं होता है क्या आरएनए वगैरह, ठीक है, तो वहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज वगैरह होता है, ठीक है। या जो जितना ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं कह रही उससे ज़्यादा बारे में सोचो भी मत, ठीक है। इसको भी कट कर देना माइटोकॉन्ड्रिया वाले को। ऐसे से ध्यान रखो कि एनसीईआरटी कह रही है कि जो ऑर्गेनेल में आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके अलावा भी कम से कम 3 होते हैं, कहाँ पर, न्यूक्लियस में, बस बात खत्म। अब ऑर्गेनेल का उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग में लगाओ, एनसीईआरटी जितना कहती है उतना ही करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते हैं आपको, ठीक। जितना काम का होता है उतना बता देते नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देयर इज ए क्लियर कट, पहली कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है अभी ये, ठीक है। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, और लेबर का क्लियर कट होता है डिवीजन की, किसको क्या करना है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखो जो बात आगे 3-4 लाइन में बताने वाला हूँ उसी के लिए मैंने ट्रैक बनाई, पहले पढ़ लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक होता है, कई आरएनए पॉलीमरेज उन्होंने बताया कि कम से कम 3 होना जरूरी है ऑर्गेनेल के अलावा, ऑर्गेनेल वाले के अलावा, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो किसको ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनएज को, आरएनएज लिखा है देखो, इसका मतलब बहुत सारे राइबोसोमल आरएनएज को बनाता है। वो कौन से बहुत सारे, मतलब 3 दिखाए गए, कौन कौन से हैं देखो, 28S, 18S और 5.8S, ठीक। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ 2818 5.8, 2818 5.8 है, तो या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि 28 साल का कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी पहली वाली वाइफ थी वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उसके साथ 5 से 6 साल का लगभग 6 साल का एक लड़का है, ठीक, और 18 साल की लड़की से दोबारा शादी कर लेता है। तो अब जो फैमिली बनी है वो फैमिली क्या है, एक 28 साल का है, पत्नी 18 साल की हुई, दूसरी वाली पत्नी सेकंड वाइफ, और लड़का जो है वो, ऐसे ध्यान रख लो 5 साल 8 महीने ध्यान कर लो, वैसे ऐसे करना कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन बस याद के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 1 साल में तो 12 महीने होते हैं ना, जबकि 5.8 मतलब 0.2 का में बस 6 पूरे होने में, लेकिन बस हमें याद करने के लिए है तो बस ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि लगभग 6 साल का एक लड़का है। तो अब तीनों की फैमिली क्या हुई, या फिर ऐसे ही सिंपल ध्यान रखो 2818 5.8 अगर रिफ्लेक्स में आ जाए तो। वैसे जल्दी मतलब स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी रिफ्लेक्स में नहीं आता, इसलिए मैंने एक कहानी बनाकर भी बता दिया। 28 साल का वो बंदा हो गया, 18 साल की उसकी दूसरी पत्नी है, क्योंकि दूसरी पत्नी है तभी तो इतना एज डिफरेंस होगा, ठीक है, एज में, और उसका पुरानी पत्नी से जो एक बेटा है वो लगभग 6 साल का है, ठीक है। ये पॉसिबल भी है आराम से, क्योंकि 21 साल की उम्र में लगभग शादी हुई होगी, तो हो ही सकता है, ठीक। अब देखो, हाँ, बहरहाल जबकि इनको कौन कर रहा है, राइबोसोम आरएनए को कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। अब मैं तरीका बता दूंगा इसके लिए, सबके लिए। जबकि वेयर दी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको कर रहा है, पहले फर्स्ट का बता दिया, अब थर्ड किसको कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ किसको, देखो, ट्रांसफर आरएनए, 5 स्टैंडर्ड आरएनए, एंड तीसरा है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म लिखना चाहो आप लिख लेना, या वैसे देखो इसकी तो एनसीईआरटी दी है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, स्टैंडर्ड किसके लिखने चाहो लिख लेना, ठीक है, 5 स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ठीक है, सिंपली इस तरीके से इसको कर लेना, या इसको भी पूछा नहीं जाएगा कुछ भी ऐसे स्टैंडर्ड आप कॉम्प्लेक्स करें ही मत ज़्यादा, ठीक है। इसको एसआर रहने दें, ठीक है, 5 SRR रहने, बस फुल फॉर्म पूछा ही नहीं जाएगा जब एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है,
ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, बस सिंपल मतलब ज़्यादा चीज़ें आपको कराना नहीं चाह रहा हूँ, कम में कम चल जाए और वो आने वाली भी नहीं तो क्या मतलब, फिर से बच्चों के हिसाब से सोच के चल रहा हूँ, ठीक है, काम की चीज़। तो RNA पॉलीमरेज जो थर्ड था उसने क्या क्या बनाया, ट्रांसफर RNA, 5 स्टैंडर्ड RNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, ठीक है। ये सब के सब ट्रांसफर RNA टाइप के हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। पहले के तीनों राइबोसोमल RNA के टाइप थे, अब RNA पॉलीमरेज सेकंड है, ऐसे इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सब के सब ये ट्रांसफर RNA लिखा है, ये भी ट्रांसफर RNA टाइप के, ऐसे ध्यान रखना। बाकी के दो बचे जी 5 स्टैंडर्ड 5 SR RNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, ठीक। देखो स्मॉल न्यूक्लियर RNAs ये सारे देखो, ये प्लूरल नंबर है, यहाँ बहुत सारे हैं, ये दोनों एक ही के एक है। अब RNA पॉलीमरेज सेकंड किसको ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो कर रहा है प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA के प्रिकर्सर को, मतलब मैसेंजर RNA पूरी तरीके से बना नहीं है अभी, ये मैच्योर नहीं बना, पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ कह सकते हैं। तो RNA पॉलीमरेज सेकंड किसको बनाता है, मैसेंजर RNA की इनएक्टिव फॉर्म को बनाता है, मतलब प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA को बनाकर तैयार करता है, ठीक है। तभी तो इस पर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, तभी मैच्योर वाले में बदलता है, ठीक है। और किसको बनाता है, वो बनाता है हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर RNA को, HNRNA को, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ने भी 3 बनवाया, RNA पॉलीमरेज सेकंड ने भी 3 टाइप के, कहो 3 टाइप के, RNA पॉलीमरेज थर्ड ने भी 3 टाइप के, और लेकिन RNA पॉलीमरेज सेकंड ने सेकंड टाइप के, ठीक है, ठीक। देखो मैंने यहाँ भी देखो ऐसे बना दिया, अब देखो इसकी ट्रिक ये है मेरी, देखो इस तरीके से ध्यान रखो कि रहो मस्त, दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक सॉन्ग भी है इस तरीके से, फिर मैंने थोड़ा ऐड ये कर दिया, रहो मस्त, इसलिए फ्री माइंड रहो, मतलब रहो मस्त, ठीक है। RNA मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA कौन से थे, हाँ रहो मस्त 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाता है राइबोसोमल RNAs को, जो कि मैंने बताया था 2818 को, ठीक। RNA पॉलीमरेज सेकंड बनवाता है मैसेंजर RNA, और उसके साथ एक और था HNRNA, उसको कैसे ध्यान रखो, जैसे मान लो तरीका आपको बता देता हूँ अभी, जैसे देखो अब मैसेंजर RNA हम लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं मैसेंजर, अभी इससे रिलेटेड जो है बिल्कुल उसी तरीके से मैं स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे मैसेंजर RNA, इसको भी छोड़ो ऐसे करके लिखो मैसेंजर RNA, तो उसी तरीके से सीक्वेंस जो है बनाएंगे। अब देखो अगर हम M को ऐसे करके तोड़ दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इसको अलग किया तो ये H की तरह लग रहा है, इतने को अलग कर दिया तो N की तरह हो गया RNA, तो कुछ ना कुछ एक ही तरीके से तो इनको दोनों को एक ही चीज़ बनाती है। मैसेंजर RNA कौन बनाता है, भाई बनाएगा इसमें, इसके लिए तो रहो मस्त 1 2 3, रहो मस्त, दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मैसेंजर RNA को RNA पॉलीमरेज सेकंड बनाता है, तो जिसको मैसेंजर RNA को जो बनाता है मतलब सेकंड वाला, तो M की तरह दिखने वाला HN को अगर ऐसे को जोड़ दिया है तो जो M की तरह ही तो दिखेगा। तो हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर RNA को भी कौन बनाता है, सेकंड बनाता है, मतलब इससे 2 बनते हैं, 2 टाइप के बनते हैं, ठीक। राइबोसोमल RNA कौन से, राइबोसोमल RNA 281.5.8 3 टाइप के बनाता है। अब ट्रांसफर RNA भी 3 टाइप के बनाता है, ठीक है। एक तो सिंपली ट्रांसफर RNA ऐसे करके बोल दिया था, ठीक। एक क्या था 5SR RNA, 5SR RNA, सॉरी RNA 5SR RNA, और एक क्या था स्मॉल न्यूक्लियर RNA, इसमें प्लूरल नंबर, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके भी तरीका बता दूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। देखो इसमें इसके ट्रांसफर RNA ध्यान रहेगा,
और बाकी तो दो दो ध्यान रहे, तो ये बाकी बचे वैसे भी ट्रांसफर आरएनए टाइप के होंगे, मतलब जिनको ट्रांसफर आरएनए बना रहा होगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बना रहा है ट्रांसफर आरएनए को, तो उन दोनों को भी वही बनाएगा। देखो SR और SN बिल्कुल एक तरह दिख रहे हैं, इन दोनों को सेम चीज़ बनाता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनवाता है। तो 3, ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। 3 पे 3 है, 2 पे 2 है, लेकिन 1 पे 1 ना होकर 1 पर भी 3 है, ये ध्यान रखना। और 3 क्या है, 3 मेंबर हैं दरअसल, फैमिली तो एक ही है ना, ठीक है। 28 साल का, 18 साल का और लगभग 6 साल का, ठीक है, वही हो गया। अभी कभी भूलोगे नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, याद रहेंगे इससे। ठीक है, ये देखो मैंने सब बांट भी दिए हैं। 281.5.8 HNRN है, और दूसरा वाला भी बांट दो। इसमें ये गड़बड़ हो गया, इसमें देखो दूसरा भी लिख दे रहा हूँ, क्यों कॉमा लगा ना। प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, खिचड़ी हो जाएगी। प्रिकर्सर कोई बात नहीं, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए 3 हो गए, मतलब 2 हो गए, अब 3 ये हो गए। देखो ट्रांसफर आरएनए, 5SR आरएनए और स्पाइन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो इस तरीके से पहली कॉम्प्लेक्सिटी है ये, जो 2 एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी ना प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में यूकैरियोट्स में, उसमें पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो यही है गई कि भाई यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं, कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं ऑर्गेनल वाले के अलावा न्यूक्लियस में, ठीक है, आरएनए को बनाने के लिए। पहली कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 1 है ये यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। मैंने ये तरीका बनाया, इधर बता दिया 281.5.8, ठीक है। अब देखो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट वो ये है कि दी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होता नहीं है वो कंटेन करता है बोथ दी एक्सॉन एंड द इंट्रॉन, ये मैंने लास्ट लेक्चर पे अच्छे समझाया था। उसमें एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों है भैया, यहाँ पे वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सॉन इंट्रॉन थे ही नहीं, तो साफ साफ एकदम से जो आरएनए बन करके आ रहा था तो एकदम से एक्टिव था हमारा। यहाँ क्या है, यहाँ एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है एंड आर नॉन फंक्शनल, हैंस इसलिए है नॉन फंक्शनल। देखो यहाँ से जो है, हाँ नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल क्यों, क्योंकि इंट्रॉन बीच बीच में रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू बीच बीच में इंट्रॉन जो फंसे हैं, ठीक है। हैंस इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड, हम यहाँ से एसएसर रीजन भी बन सकता है, हैंस लिख दिया ना, इट इज सब्जेक्टेड टू, क्योंकि यूकैरियोटिक आरएनए को जो है प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें रीजन वाला स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। वेयर द इंट्रॉन आर रिमूव्ड, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं, इंट्रॉन को अलग कर दिया जाता है, अभी मैं जो बता रहा था आगे आगे एनसीईआरटी बोलती है, ये मैंने बता भी दिया था। इंट्रॉन को हटाते हैं और एक्सॉन आर ज्वाइंट इन ए डिफाइंड ऑर्डर, ये मैंने फिगर में भी अच्छे से करके बना के दिखाया था ड्रॉ करके, ठीक है। इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, एक्सॉन को दोबारा से जोड़ दिया जाता है इन डिफाइंड ऑर्डर में, ठीक, इसी बात को स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये पूछा जाता है कि अक्सर स्प्लाइसिंग में एक्सॉन को हटाते हैं कि इंट्रॉन को हटाते हैं, तो इसे ध्यान रखना, एग्जिट मानी होता है बाहर कर देना, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये होता है कि एग्जिट एक्सॉन को करते हैं, लेकिन नहीं, एग्जिट एक्सॉन को नहीं करते, इंट्रॉन को करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ई एग्जिट ई वाले को ही नहीं करते हैं, इंट्रॉन को करते हैं, एक्सॉन को तो आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सॉन तो हमारे काम के हैं, देखो एक्सॉन आर ज्वाइंट इन डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस, कुछ उसमें एडिशनल प्रोसेस भी होती है कॉल्ड एज कैपिंग और एंड टेलिंग, उनको कैपिंग और टेलिंग कहते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग के अलावा इन कैपिंग में क्या होता है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ही होता है लेकिन अनयूजुअल टाइप का होता है, यूजुअल नहीं होता है, इसका नाम होता है मिथाइल ग्यानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज एडेड, ऐड कर दिया जाता है टू द 5' एंड ऑफ द हेट्रोजेनस, जैसे जैसे ध्यान रखें, जैसे हमारा अगर हम अपने बॉडी के ह्यूमन बॉडी के
किनारे को, मतलब वो सबसे ऊपर की तरफ हेड है, सबसे नीचे की तरफ मतलब फुट है, ठीक है, पैर है। तो 5 प्राइम कहना चाहें तो किसको बोलेंगे भाई, तो हेड को बोलते हैं ऐसे मान लो। और नीचे की तरफ देखना, ये एनालॉजी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कैप हम कहाँ लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं ना 5 प्राइम। तो कैपिंग कहाँ पे करते हैं, 5 प्राइम पे। तो 5 प्राइम एंड पर कैपिंग हो जाती है, तो वहीं पर ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है। कौन, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो वो है, ये भी देखो क्या न्यूक्लियोटाइड बोला गया, मैं देखो आगे बता रहा था आपको। उसको देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एम स्मॉल ही बनाएंगे, बाकी सब कैपिटल है। और जैसे एक तरीके से सीढ़ियाँ नहीं होती हैं वैसे करके, मिथाइल सबसे ऊपर, फिर गुआनोसिन, फिर 3 PP। लेकिन मिथाइल ही का ही बस स्मॉल एम छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। अरे जिप्पी बड़ी नहीं, केवल मैं छोटा। जिप मतलब डेट जिप्पी बड़ी, केवल मैं छोटा। केवल मैं छोटा का मतलब है एम छोटा है और जिप्पी बड़ी है, GP। ऐसे याद रखें बस, ठीक है। 5 प्राइम एंड ऑफ HNA मतलब ये कि सब काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको इनएक्टिव RNA मिला है यूकैरियोट में, बन करके तैयार हुआ, उसको हमें एक्टिव कराना है। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये सब इसलिए कराई जा रही है। अब इन टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग की टेल कहाँ होती है, पूछ कहाँ होती है, नीचे होती है ना। तो टेलिंग में एडेनिलेट रेजिड्यू, देखो ये एडेनिलिक एसिड का एस्टर है, ठीक है, 8 लगा हुआ है, ठीक है। तो एडेनिलिक एसिड का एडेनिलेट रेजिड्यू 200 से 300 होते हैं, ये आर एडिड एट द 3 प्राइम। वो 3 प्राइम पे एडेनिलेट रेजिड्यू का मतलब ऐसा समझो 200 से 300 घुंघरू हैं ये। तो घुंघरू कहाँ बांध जाता है, पैरों में। पैरों में मतलब टेलिंग मतलब नीचे, एडेड एट 3 प्राइम एंड पे इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। देखो ये बात में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इधर उधर छूटा नहीं है। अब ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखो पैरों में मतलब 3 प्राइम में ये 200 से 300 घुंघरू पहने जाते हैं, ये किसी विधाता की मर्जी से नहीं पहने जाते हैं, मतलब टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। ऐसे याद के लिए है ये चीज़, ठीक है। मतलब टेम्पलेट वाले स्टैंड से कोई मतलब नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है ये काम, ठीक है। अब ऐसे भी सिंपल सी बात है, यहाँ तो बन करके तैयार हो गया ना अलग से पहले। अब DNA का तो कोई काम नहीं रहा नहीं, टेम्पलेट स्टैंड का अलग से हो रही है प्रोसेस तो ना, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, सिंपल सी बात है, ठीक है। इट इज़ अ फुली प्रोसेस्ड HNRNA, हेट्रोजेनस RNA होता है। फुल्ली प्रोसेस हेट्रोजेनस RNA होता है, ठीक है। फुल्ली प्रोसेस, इट इज़ फुल्ली प्रोसेस्ड हेट्रोजेनस RNA होता है, नाउ कॉल्ड मैसेंजर RNA, ठीक है। इट इज़ फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA होता है, नाउ कॉल्ड, इसको मैसेंजर RNA बोलने लगते हैं। अब देखो, अब जब मैंने ये बात बता दी, अब मैं पुरानी बात को अब अच्छे से बताऊंगा क्लियर करके, जो रियल में सही है। जैसे यहाँ तभी वो मैंने 1 लिखा था वहाँ पे। देखो इसमें बोला गया कि RNA पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर पर मैसेंजर RNA। वो क्या है, वो हेट्रोजेनस RNA को ही बोला जा रहा है, ठीक है। दरअसल इसके ये 2 नाम हैं, 2 टाइप नहीं है, ठीक है, 2 नाम है इसके, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ क्लियर कर दिया, क्योंकि इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड MRRNA। क्योंकि अब जब स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग तीनों काम हो गए तो अब वो फुल्ली प्रोसेसिंग हेट्रोजेनस RNA बन करके तैयार हो गया, और वो अब मैसेंजर RNA बोला जाने लगा, ठीक है। तो ये 2 मत कहो, उसको 1 ही कहो, क्योंकि जब हम टाइप बोल रहे हैं तो फिर टाइप ही रहने दो फिर इसको, ठीक है, टाइप ही रहने दो फिर इसको। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA वही जो है, वही प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA है, इसी को बोला जा रहा है,
ठीक है। अब वैसे भी देख सकते हैं बोल्ड बोल्ड करके लिखा है ना, जो एनसीईआरटी ने बोल्ड बोल्ड करके लिखे हैं वही मेन चीज़ है, बोल्ड करके लिखा। देखो हाँ आरएनएज, देखो 3 आरएनए बता दिए उसके अंदर। अभी देखो ये तीनों बोल्ड करके लिखे हैं, बोल्ड में लिखे हैं, और हेटेरोजेनस आरएनए बोल्ड में लिखा है, मतलब यही है प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इसी तरीके ध्यान रख सकते हैं, याद रहेगा, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो जो मैंने तरीका बताया था mRNA HNRNA को ऐसे करके जोड़ करके, तो ध्यान रखना वो एक ही चीज़ है, बस उसको HNRNA को जोड़ दें तो मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। लेकिन जोड़ने का क्या मतलब, ये जो है अभी ये जो इनएक्टिव वाला है, जैसे मान लो इनएक्टिव है ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ये इनएक्टिव है, जैसे मान लो इसको एक्टिव कर दिया, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, जो जोड़ेंगे तो देखो इन दोनों को पास पास करेंगे चैन को, तो देखो ये कुछ ऐसा करके आ जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखो, जब जोड़ देती है मतलब जब प्रोसेसिंग हो जाती है, कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो जाती है, तो ये HN ऐसे करके जुड़ करके M हो जाता है। मतलब ये वाला जो है इनएक्टिव मैसेंजर आरएनए और ये वाला एक्टिव मैसेंजर आरएनए, इस प्रोसेस्ड है, मतलब इसे प्रोसेसिंग हो चुकी है, कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग तीनों प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब ये बन करके तैयार होगा मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया था फॉर ट्रांसलेशन के लिए। तो वही तो यूकेरियोट है ना, इसमें तो अंदर बनने होंगे आराम से सब के सब आरएनए बन कर तैयार हो गए। फिर अब आरएनए से प्रोटीन बननी है अब अलग से। अब यहाँ थोड़ी साथ साथ प्रोटीन बनती है, यहाँ तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस पूरी, जब ट्रांसक्रिप्शन की अच्छे से कंप्लीट हो जाती है फिर होता है पूरी तरीके से मैसेंजर आरएनए बनकर तैयार होता है। उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र होता है इसका, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ जा करके प्रोटीन बनती है। ठीक है, देखो ये जो एनिलेट मैं बता रहा था उसके बारे में देख लो। क्योंकि जब इलिक एसिड ही तो होगा पहले, फिर उस पर एट लगा है, दैट एसिड से एस्टर बन गया है। ठीक है, एडेनिलिक एसिड होगा ना, ये न्यूक्लियोटाइड रहा होगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से याद रखना, ये 200 से 300 होते हैं न्यूक्लियोटाइड के एस्टर के रेजिड्यू हैं दरअसल ये 200-300। तो कैपिंग में यूज हो रहा है चाहे टेलिंग में, ये दोनों ही चीज़ें क्या न्यूक्लियोटाइड हैं। कैपिंग में कौन सा यूज हो रहा है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग में कौन यूज हो रहा है, एडेनिलेट रेजिड्यू, दरअसल एडेनिलिक एसिड का ही तो रेजिड्यू। एडेनिलिक एसिड भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड ही तो होता है। ठीक है, तो उसका रेजिड्यू 200 से 300 याद रखना, 200 300 घुंघरू होते हैं उसमें से, ध्यान रखना पैरों में बांध के। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो दो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक तो ये कि एक आरएनए पॉलीमरेज की जगह यूकेरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में कम से कम तीन आरएनए पॉलीमरेज पाए जा रहे हैं। पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये थी। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी साहब ये थी कि यहाँ पर जो है आरएनए जो बन करके तैयार हो रहा है वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है, तो उसको एक्टिव करने के लिए कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करनी पड़ी। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो दो कॉम्प्लेक्सिटी यही थी। ठीक, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। तो इसकी वास्तव में क्या महत्ता थी, क्या इम्पोर्टेंस थी, वो अब समझ में आने लगी है, कहने का मतलब। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी एंड एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। ये कह रहे हैं कि जीनोम का ये कोई पूर्वज वाला कोई लक्षण रहा होगा। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब वही इंट्रॉन के बीच, एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन, देखो वही लगा, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का रेमिनिसेंट, इसको कहते हैं पूर्वजता के लक्षण को दोहराना, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड में देखो बोला गया था ना कि स्प्लाइसिंग वगैरह ये सब प्रोसेस भी आरएनए के ही चारों तरफ मतलब वो करती हैं। तो देखो आ गया, आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस को शो करती है स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। ठीक है, इन रिसेंट टाइम में द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस, ये कह रहे हैं आजकल जो है ना आरएनए को समझा जा रहा है और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस चल रही है इन द लिविंग सिस्टम में, हैव एज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उसको। आरएनए से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह चल रही है, ये कहना चाह रहा है ये आरएनए डिपेंडेंट जितनी प्रोसेस चल रही हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से
ये सब आप बना सकते हो। बाकी मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई पॉइंट बचा नहीं, फालतू का जो पॉइंट है उसको कट कर देता हूँ आपके लिए। बहुत सारा कोई ज़रूरत नहीं है, जितना काम का है उतना ही सही है। वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिससे कन्फ्यूजन हो जाए, और काम की चीज़ मिल ही जा रही है आपको, और क्या चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड करें, ताकि सभी को वीडियो का फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।